हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हो। मेरा नाम है निखत और आज की वीडियो में हम हमारे अप्रैल एग्ज़ामिनेशन का पेपर सॉल्व करेंगे। कोर्स कौन सा? डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री, DOPT। फर्स्ट ईयर का पेपर है एंड पेपर 1। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट होगा हमारा एज़ यूजुअल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से, जिसमें एज वी ऑल नो हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं, हमें करेक्ट वाला सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सामने ही है, देखो। विच इज़ द बिगेस्ट आर्टरी? सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? पहला ऑप्शन देखें, एओर्टा। एओर्टा कौन सी है? जो हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट होती है और थ्रू आउट द बॉडी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है कैरोटिड आर्टरी। मेजर ब्लड वेसल है, नेक में प्रेजेंट होती है, ब्रेन को, नेक को और फेस को सप्लाई करती है, बट लार्जेस्ट तो नहीं होती है। मेजर ब्लड वेसल है बट लार्जेस्ट नहीं है। अगेन इंफीरियर वीना कवा, लार्जेस्ट वीन होती है। ये क्या होती है? लार्जेस्ट वीन होती है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है बैक टू द हार्ट, बट आर्टरी नहीं है। फिर है पल्मोनरी वीन, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है लंग से वापस हार्ट में, बट अगेन ये वीन है और ये सिर्फ सिग्निफिकेंटली एओर्टा से थोड़ी छोटी होती है। सो आंसर इज़ एओर्टा। सबसे बिगेस्ट यही होती है, ओरिजिनेट करती है लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट से, रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। सबसे बिगेस्ट कौन सी है? एओर्टा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ अ साइक्लोप्लेजिक ड्रग? इससे भी पहले ये क्वेश्चन कि साइक्लोप्लेजिक क्या होती है। साइक्लोप्लेजिक ड्रग वो होती है जो हमारी सीरियली मसल्स को पैरालाइज करती है, ताकि हमारी जो आंखों की असेसमेंट है, आंखों का जो एग्जामिनेशन है, कि हम रिफ्रैक्टिव एरर को अच्छी तरीके से डिटरमिन कर पाएँ, वो आसानी से हो सके। तो वो साइक्लोप्लेजिक ड्रग कौन सी है इनमें से? सबसे कॉमन है होमाट्रोपिन, ये हम सब जानते हैं, ये तो बहुत इजी था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सुपीरियर ऑब्लिक मसल इज सप्लाइड बाय विच क्रेनियल नर्व? तो हमारे पास एक शॉर्टकट है याद करने के लिए, कह सकते हम कि LR6 SO4 O3 लेटरल रेक्टस को 6th नर्व सप्लाई करती है। सुपीरियर ऑब्लिक को, जिसके बारे में हमें क्वेश्चन में पूछा गया, उसको 4th नर्व सप्लाई करती है। एंड अदर, ओ से क्या है? अदर, बाकी जितनी भी है उनको 3rd नर्व सप्लाई करती है। अब क्वेश्चन यहाँ पे है कि 4th नर्व का नाम क्या है? 4th नर्व का नाम है ट्रॉक्लियर। सो SO4, 4th नर्व कौन सी है हमारी? ट्रॉक्लियर नर्व। ठीक है, एक शॉर्ट वीडियो 12 क्रेनियल नर्व्स पे मैं बना दूंगी, या फिर आप गूगल पे कर लोगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, और ये शॉर्टकट आप हमेशा याद रखना, LR6 SO4 एंड O3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी? बहुत बेसिक है। अगेन, एफरेंट आर्टेरियल, यस। ग्लोमेरुलस, यस। लूप ऑफ हेनले, यस। सेरिबेलम, नो। सेरिबेलम ब्रेन का पार्ट होता है, नेफ्रॉन का नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड? सो आंसर बचपन से जान रहे हैं, 11th-12th से पढ़ते आ रहे हैं। आंसर हमारा क्या है? पैनक्रियाज है। हाउ? पैनक्रियाज का जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है, जैसे कि एमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज स्मॉल इंटेस्टाइन में। कैसे? डक्ट सिस्टम के थ्रू, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, डाइजेशन में एड करता है। ठीक है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, डक्ट सिस्टम से हमारा एंजाइम जो है पोर हो रहा है। फिर इसका जो एंडोक्राइन पार्ट होता है वो डायरेक्टली हार्मोन को ब्लड स्ट्रीम में पोर कर देता है, ताकि हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो रेगुलेट होता रहे। बेसिकली कौन से हार्मोन करता है? इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। ठीक है,
सो हम जानते हैं आंसर इसका पैनक्रियास। ठीक है, ये इकलौता है जो दोनों में काउंट होता है, एंडोक्रीन एंड एक्सोक्रीन बोथ। देन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ट्रू और फॉल्स, सही कौन सा है गलत कौन सा है, आपको ये मार्क करना है। ठीक है, सो सबसे पहला क्वेश्चन कि ऑटोक्लेविंग एक केमिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन है, विच इज़ फॉल्स। नहीं, ऑटोक्लेविंग केमिकल मेथड नहीं होता है, ये एक फिज़िकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन होता है जो कि मॉइस्ट हीट यानी कि स्टीम यूज़ करता है इन प्रेशर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। सो ऑटोक्लेविंग एक केमिकल मेथड नहीं है, एक फिज़िकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, apoptosis is a type of cell death in which a series of molecular steps in a cell lead to its death. Yes, apoptosis एक programmed cell death होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि cellular suicide होता है, जो कि एक highly regulated process है जिसमें series of biochemical changes होते हैं within the cell, जिससे उसकी death होती है। ठीक है, apoptosis वगैरह का एक पूरा अलग से टॉपिक है, नेक्रोसिस एपोप्टोसिस का, उसकी आपको एक अलग वीडियो मिल जाएगी, वो पूरा डिटेल में आ जाएगा। ठीक है, अभी हम सिर्फ पेपर डिस्कस करें। तो यस, इट इज़ ट्रू, ऑटोक्लेविंग एक फिजिकल मेथड होता है, केमिकल नहीं, और एपोप्टोसिस यस एक सीरीज ऑफ मॉलिक्यूलर स्टेप में सेल डेथ होती है, तो इट इज़ ट्रू। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, tuberculosis is caused by bacterium called Mycobacterium tuberculosis। 11th-12th से पढ़ते आ रहे बच्चा एक ही चीज़, तो ये ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज थायराइड हार्मोन इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म एंड हीट प्रोडक्शन। सरासर गलत बात है ये। देखो ध्यान से सुना, जो हमारा थायराइड हार्मोन है T3 एंड T4, ये बॉडी के बेसल मेटाबॉलिक रेट को BMR को रेगुलेट करते हैं, यानी कि स्पीड जिस पर सेल जो है न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करता है वो रेट। ठीक है, तो इनमें कोई भी इम्बैलेंस होगा तो नोटिसेबल सिम्टम्स दिखेंगे। ठीक है, जैसे कि इंक्रीज हार्मोन जो है मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप कर देगा, जिसकी वजह से वेट लॉस होगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ गया है क्योंकि हार्मोन्स जो है हमारे इंक्रीज़ हो रहे हैं, हार्मोन्स बढ़ रहे हैं, तो मेटाबॉलिज्म रेट भी बढ़ रहा है। जब मेटाबॉलिज्म फटाफट होगा तो वेट लॉस होगा और हीट की इंटॉलरेंस होगी। ध्यान रखना कि हार्मोन्स बढ़े तो मेटाबॉलिज्म की स्पीड बढ़ेगी, उसकी वजह से क्या होगा, वेट लॉस होगा और हीट इंटॉलरेंस होगी। और वहीं अगर ये थोड़ा सा भी स्लो होता है तो क्या होगा, वेट गेन होगा और कोल्ड इंटॉलरेंस होगी। एंड नेक्स्ट चीज़ क्या है, पहला तो बोला मेटाबॉलिज्म, तो फिर भाई नहीं, मेटाबॉलिज्म तो इफेक्ट होता है अगर हार्मोन ज़्यादा हो रहे हैं T3 एंड T4, तो मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करेंगे, जिसकी वजह से वेट लॉस और हीट इंटॉलरेंस होगी। और अगर ये हार्मोन थोड़े से कम होते हैं तो जो है मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन करेगा और वेट गेन और कोल्ड इंटॉलरेंस होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हीट प्रोडक्शन इन्होंने मेंशन करा ना, क्या मेंशन करा इन्होंने, हीट प्रोडक्शन। सो हीट प्रोडक्शन के लिए एक टर्म है थर्मोजेनेसिस। ये हार्मोन्स क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन कंजम्पशन को एलिवेट कर रहे हैं, जिसके वजह से हीट का प्रोडक्शन भी स्टिमुलेट हो रहा है बॉडी की टिश्यूज़ में, तो बॉडी का जो टेम्परेचर है इससे मेंटेन हो रहा है। सो ये कहना कि थायराइड हार्मोन हीट प्रोडक्शन को नहीं अफेक्ट करता है, नहीं रिस्पॉन्सिबल होता है, ये बहुत ही गलत बात है। ठीक है, सो इट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइक्लोप्लेजिक्स सीलियरी मसल्स ऑफ आई को पैरालाइज करते हैं, तो यस इट इज़ ट्रू, करते हैं। एंड ऑल्सो प्यूपिल को डायलेट भी करते हैं, सिर्फ सीलियरी मसल्स को ही पैरालाइज नहीं कर रहे हैं, प्यूपिल को भी डायलेट कर रहे हैं। ओके, सो इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ फिल इन द ब्लैंक्स। सो सिक्स्थ क्रेनियल नर्व इज़ ऑल्सो नोन एज, सिक्स्थ क्रेनियल नर्व को क्या बोला जाता है, एब्ड्यूसेंस, एब्ड्यूसेंस नर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफ्रॉन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ व्हाट।
It is a functional unit of kidney and we all know that very clearly. ठीक है. Moving to the next question. Bronchus is divided into bronchi, secondary bronchi, then bronchioles. ठीक है. तो ब्रोंकस किस में डिवाइड होता है? सेकेंडरी ब्रोंकाई में. सेकेंडरी ब्रोंकाई में. और अगर ये सारे टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं या फिर रिवीजन की ज़रूरत है तो हम आगे इन पूरे टॉपिक्स को डिटेल में कवर करने वाले हैं, तो उसमें से आपको आ जाएगा. ठीक है. फिलहाल अभी पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो डायरेक्ट आंसर ध्यान दो. ब्रोंकस डिवाइडेड होता है किसमें? सेकेंडरी ब्रोंकाई में. देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Pseudomonas is a gram पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया. तो आंसर है हमारा इट इज़ अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, पहले तो ग्राम स्टेन्स होते हैं. कुछ स्टेनिंग टेक्निक्स यूज़ होती है माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरिया का टाइप या फिर बैक्टीरिया में डिस्टिंग्विश करने के लिए. किस बेसिस पर? सेल वॉल के कॉम्पोजिशन के बेसिस पर. तो जो हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं उनकी जो सेल वॉल है वो थिन लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है. बहुत पतली सी लेयर होती है और हाई लिपिड कंटेंट होता है, जिसकी वजह से जो हमारा स्टेन है वो ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर में पिंक या रेड आ जाता है. ठीक है. और वहीं जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज होते हैं उनकी सेल वॉल थिक होती है जो कि क्रिस्टल वॉयलेट को ट्रैप कर लेते हैं. जो स्टेन का क्रिस्टल वॉयलेट होता है ना कलर, उसको ट्रैप कर लेते हैं और जब डीकलराइजेशन प्रोसेस होती है उस टाइम पे वॉश आउट नहीं होते हैं तो वो स्टेन को टेकअप कर लेते हैं. तो इस वजह से क्या होते हैं, वो ग्राम पॉजिटिव होते हैं. और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं उनमें थिन लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन है जिसकी वजह से वो उनका स्टेन जो है ले नहीं पाते हैं. ठीक है. तो वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं. Moving on to the next question, there are dash bones in adult, जिसका आंसर हम सबको पता है which is 206. ठीक है. सॉरी बीच में थोड़ा सा स्क्रीन फ्लिप हो गई थी. फिर आगे मूव करते हैं. नेक्स्ट है हमारे क्या, शॉर्ट नोट्स लिखने हैं हमें. पेपर के टाइम पे आपको इसमें से कोई 4 अटेंड करने होते हैं. क्वेश्चन में आपको दिया है 4.1, 2, 3, 4 एंड 5. 6 भी है. 6 क्वेश्चन है, 4 अटेंड करने हैं. ठीक है. तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं. पहला क्या है, रोल ऑफ आरबीसी देखना है. उसके बाद क्या है, हार्मोन सिक्रीटेड बाय द एड्रिनल ग्लैंड. मूव करते हैं. सोल्यूशन पूरा लेके आई हूँ. तो दिस इज़ द आंसर. स्क्रीन के लेफ्ट साइड में देखो आप. पहला क्वेश्चन क्या था, आरबीसी का रोल हमें डिस्कस करना है. आपके सामने भी टेक्स्ट दिया हुआ है, मैं थोड़ा बहुत बोलूँगी, आप जो है चीज़ें पढ़ लेना. ओके. तो सबसे पहले क्या कि जो प्राइमरी रोल है रेड ब्लड सेल का, रेड ब्लड सेल को हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं. उसका प्राइमरी रोल ये है कि वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लंग्स टू द बॉडी टिश्यूज़ और बॉडी टिश्यूज़ से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से ले आता है लंग्स में फॉर एक्सहेलेशन. ठीक है. और ये फंक्शन पॉसिबल होता है किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से. हीमोग्लोबिन इज़ अ प्रोटीन जो कि आयरन में रिच होती है और ये ऑक्सीजन से बाइंड करती है. ठीक है. अब आरबीसी के की फंक्शंस अगर हम पॉइंट वाइज नोट करेंगे तो सबसे पहला क्या होगा, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट. ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट क्या है, आरबीसी में जो हमारे हीमोग्लोबिन हैं वो ऑक्सीजन से बाइंड करते हैं लंग्स में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं, फिर वो आर्टरीज के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर बॉडी टिश्यूज़ में फैल जाती हैं. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल. आरबीसी जो है ट्रांसपोर्ट करती है कार्बन डाइऑक्साइड को और मेटाबॉलिज्म का वेस्ट प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं टिश्यू से बैक टू द लंग्स ताकि वो एक्सेल आउट हो जाए. ठीक है. और जो मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है. और ये प्रोसेस फैसिलिटेट होती है बाय एन एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज. और ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है आरबीसी के अंदर ही प्रेजेंट होता है. ये बेसिकली क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वाटर के साथ मिलके बाइकार्बोनिक एसिड बनाते हैं H2CO3 और कार्बनिक एनहाइड्रेज इनको कैटालाइज करती है और फिर ये कार्बनिक एसिड जो है हमारा H2CO3 ये ब्रेक होता है H+ आयंस NHCO3- में. ठीक है. फिर आगे चल के क्लोराइड शिफ्ट वगैरह होती है जिससे हमारा लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है बाहर.
ठीक है, ये सारा हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम रेस्पिरेशन वगैरह का चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें पूरा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा आरबीसी का रोल, पीएच रेगुलेशन एंड वैस्कुलर टोन रेगुलेशन। पीएच रेगुलेशन कैसे कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का जो कन्वर्जन अभी हमने देखा बाइकार्बोनेट आयंस में, वो चीज़ करके ये पीएच को भी रेगुलेट करते हैं। तो जो आरबीसी है ये एक क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है ब्लड का एसिड बेस बैलेंस बनाने में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का वाटर के साथ मिलकर कार्बनिक एसिड बनाना, फिर कार्बनिक एनहाइड्रेस के कैटलाइजेशन से कार्बनिक एसिड का H+ आयंस और HCO3- आयंस या बाइकार्बोनेट आयंस में टूट जाना, ये एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन रखता है। ठीक है, तो आरबीसी का ये एक रोल पीएच रेगुलेशन भी हो गया। फिर आता है हमारा क्या, वैस्कुलर टोन रेगुलेशन। आरबीसी ब्लड प्रेशर और ब्लड के फ्लो को भी रेगुलेट करती है बाय रिलीजिंग सब्सटेंसेस जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि ब्लड वेसल्स को डायलेट करने में हेल्प करते हैं जब ऑक्सीजन लेवल्स हमारी लो होती हैं। ठीक है, ये पूरा हमने टेक्स्ट में लिख के लाया था आपके लिए, तो आपको ये समझने में आसानी होगी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन वाज 4.2 कि एड्रेनल ग्लैंड के जो हॉर्मोन्स हैं वो हमें उस पर एक नोट लिखना है। सो एड्रेनल ग्लैंड्स डिवाइडेड होते हैं 2 रीजन्स में, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। ठीक है, तो ये कुछ वाइटल हार्मोन सिक्रीट करते हैं दोनों रीजन से। सो जो एड्रेनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स हैं उन्हें हम कहते हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स, जो कि लिवर में कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। ठीक है, पहला है इसमें कॉर्टिज़ोल, जिससे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी कहते हैं। इन्हें हम प्यार से, इनका निकनेम होता है स्ट्रेस हार्मोन्स। ये क्या करते हैं, बॉडी का जो फैट का यूज़ है, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट्स का, उनका जो यूज़ है ना, उसे कंट्रोल करते हैं। स्ट्रेस मोड में जब हमारी बॉडी होती है उस टाइम पे फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन वगैरह करके उन्हें मैनेज करते हैं, ताकि हमारी जो बॉडी है वो सर्वाइवल मोड में आ सके। और क्या करते हैं, ये इन्फ्लेमेशन को सप्रेस करते हैं, ब्लड प्रेशर रेगुलेट करते हैं, ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज़ करते हैं ताकि हमारी बॉडी फाइट बैक कर सके। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे एल्डोस्टेरॉन, जिन्हें हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड कहते हैं। ये ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने के लिए सेंट्रल रोल प्ले करते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल भी मेंटेन करते हैं ब्लड में। कैसे? किडनीज़ को सिग्नल करते हैं और किडनीज जो है सोडियम को एब्जॉर्ब करती है, पोटेशियम को रिलीज़ करती है। ठीक है, ये इसका फंक्शन होता है। नेक्स्ट है एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स, जो हमारे वीक हार्मोन्स होते हैं, जो कि एज अ प्रीकर्सर बिहेव करते हैं, जो कि आगे चल के हमारे पोटेंट सेक्स हार्मोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कौन से हार्मोन्स? ईस्ट्रोजन्स एंड एंड्रोजन्स वगैरह में। ठीक है, बॉडी के दूसरे पार्ट्स में जाकर। नेक्स्ट है एड्रेनल मेडुला के हार्मोन्स। एड्रेनल मेडुला प्रोड्यूस करती है कैटेकोलामाइंस। ठीक है, कैटेकोलामाइंस जो कि इन्वॉल्व होते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में। पहला है एड्रेनालिन, जिसे हम एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। दूसरा है नॉरएड्रेनालिन, जिसे नॉरएपिनेफ्रिन भी कहते हैं। एड्रेनालिन जो है ये रैपिडली रिस्पॉन्स करता है स्ट्रेस पे। कैसे? हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर देता है, ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ कर देता है टू द मसल्स एंड द ब्रेन, और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को भी असिस्ट करता है ताकि बॉडी सर्वाइव कर सके उस टाइम पे। ठीक है, नॉरएड्रेनालिन जो हमारी नॉरएपिनेफ्रिन होती है, ये एड्रेनालिन के साथ वर्क करती हैं, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं और हार्ट रेट को इंक्रीज़ करती हैं, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करती है एंड प्रिपेयर द बॉडी फॉर एनी एक्शन स्ट्रेस के टाइम पे, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में। ठीक है, फिर ये हमारे पास 2 क्वेश्चन डिस्कस हो गई। ये पूरा टेक्स्ट इसमें मैंने दे रखा है। ठीक है, चाहिए रहेगा तो मांग लेना, इस कमेंट कर देना, मैं ये पूरा PDF तुमको टेलीग्राम पे उठा के शेयर कर दूँगी। ठीक है, फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या था हमारा? ड्रॉ अ लेबल ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये मैंने PDF में डाल रखा है, जो कि आप चाहो तो डिस्कस कर सकते हैं, और वैसे तो डायग्राम बना हुआ है, आप चेक कर लेना। ठीक है, और 4.4 क्वेश्चन है वेरियस पार्ट्स ऑफ द GIT। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और GIT, ये 2 चीज़ें देखनी है पहले। सो moving on to the male reproductive system, which is here.
मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देती हूँ। स्टार्ट यहाँ से है, देखो ये आपका यूरिनरी ब्लैडर वाला पार्ट है, ठीक है। और इसको मूव कर देते थोड़ा सा, ये हाँ। सो ये हमारी पेनिस वाला पार्ट हो गया आपका, ये स्क्रोटम, ठीक है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल है, और ये डक्ट्स है हमारी, वास डिफरेंस, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब वीडियो आएगी उसमें हम इस पूरे को डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे, ठीक है। बाय द वे फ़िलहाल के लिए ये क्वेश्चन जो हमारा था उसके लिए डायग्राम मैंने यहाँ पे बना दिया है, चेक आउट द PDF, ओके। फिर आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा GIT के पार्ट्स डिस्कस करने थे, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट आपके सामने, बस मैं जो बोल रही हूँ उस चीज़ को सुनते जाओ और टेक्स्ट अपने से पढ़ लेना, आ जाएगा, ठीक है। तो जो GIT है इसमें हॉलो ऑर्गन्स की एक सीरीज़ है, लॉन्ग ट्विस्टेड ट्यूब्स हैं माउथ से लेके एनस तक, ठीक है। मेन पार्ट्स हैं वो नीचे लिखे हुए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ जहाँ पर सलाइवा प्रेजेंट है, सलाइवा की प्रेजेंस में हम च्यूइंग करते हैं, सो दिस इज़ द पार्ट जहाँ पर डाइजेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है फेरिंक्स, जिसे हम थ्रोट कहते हैं। ये एक शॉर्ट ट्यूब होती है जो कि माउथ को नेज़ल पासेज से कनेक्ट करती है और फिर आगे एक्सटेंड होकर ईसोफेगस एंड लैरिंग्स में जॉइन होती है। तो स्वेलोइंग के लिए फेरिंक्स जो है वो किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, निगलने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ईसोफेगस। ईसोफेगस एक मस्कुलर ट्यूब होता है जो कि पेरिस्टालिटिक मूवमेंट सुना है ना, वेव लाइक मोशंस होते हैं, रिदम में चलते हैं, उस मूवमेंट को कराते हैं ये मस्कुलर ट्यूब्स, ताकि जो फूड है हमारा फेरिंक्स से स्टमक में आ सके, ठीक है। तो पेरिस्टालिसिस होती है ईसोफेगस में। नेक्स्ट क्या, स्टमक एक जे शेप मस्कुलर ऑर्गन है जो कि एक स्टोरेज टैंक की तरह एक्ट करता है और ऑल्सो मिक्सिंग चैम्बर की तरह से। ये रिलीज़ करता है स्ट्रॉन्ग एसिड्स लाइक HCl एंड सम एंजाइम्स टू ब्रेक डाउन फूड, छोटे छोटे लिक्विड मिक्सचर्स में कन्वर्ट कर देता है, फूड को छोटे छोटे मिक्सचर्स में कन्वर्ट कर देता है, जिसे हम एक टर्म देते हैं काइम, ठीक है। सो इट इज़ अ जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन दैट एक्ट एज अ स्टोरेज टैंक एंड मिक्सिंग चैम्बर ऑल्सो, और ये रिलीज़ करता है स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड कुछ एंजाइम्स जिससे कि हमारे फूड ब्रेक डाउन हो सके सिंपल सेमी लिक्विड मिक्सचर में, जिसे हम काइम कहते हैं। स्टमक के बाद आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इस GIT का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। कौन सा, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए। सबसे मेजर पार्ट न्यूट्रिएंट्स का और वाटर का यहीं पर एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। इसमें 3 सेगमेंट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, और ये पूरा लाइंड होता है छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस वेलाई से, ताकि जो सरफेस एरिया है वो मैक्सिमाइज हो सके एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। और ज़्यादा डिटेल के लिए डिटेल वीडियो लेक्चर्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स की एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। इनडाइजेस्टिबल फूड मैटर से वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को रीअब्जॉर्ब कर देते हैं, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर की जो वेस्टेज है वो रिड्यूस हो सके, ठीक है। और जो बाकी का बचा हुआ ख़राब सा वेस्ट है हमारे पास, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पैक्ट करके स्टूल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और इसके पार्ट में क्या क्या इंक्लूडेड है, कोलोन और रेक्टम भी, ठीक है। नेक्स्ट इज रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन का फाइनल जो सेक्शन है उसे हम रेक्टम कहते हैं, और रेक्टम जो है वो टेम्पररी स्टोरेज साइट की तरह एक्ट करता है फीसिस के लिए बिफोर एलिमिनेशन। हमारी अर्ज होती है वॉशरूम जाने के लिए, उस अर्ज से पहले ये जो हमारा पूरा फीसिस है वो रेक्टम में ही आके स्टोर होता है। सो टेम्पररी स्टोरेज साइट है फीसिस के लिए, क्या, रेक्टम। लास्ट पार्ट है हमारा एनस। ये एक्सटर्नल ओपनिंग है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के एंड पर, जहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट हमारा बॉडी से बाहर एक्सपेल होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ पार्ट जो GIT का पार्ट हैं बट एक्सेसरी पार्ट होते हैं। सो प्राइमरी एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, उनके फंक्शंस के साथ थोड़ा सा मेंशन है, इसको पढ़ लेना। सेलिवरी ग्लैंड्स जो हैं लोकेटेड होते हैं कहाँ पे, माउथ में, इन एंड अराउंड द माउथ, और ये प्रोड्यूस करते हैं सलाइवा। सलाइवा का काम क्या है, फूड को मॉइस्चन करना, उनमें नमी देना, और ये एंजाइम कंटेन करते हैं। एंजाइम का नाम क्या है, एमाइलेज,
जो कि कार्बोहाइड्रेट्स की केमिकल डाइजेशन को स्टार्ट करता है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन को स्टार्ट कौन करता है? एमाइलेज। तो सलेवरी ग्लैंड इन एंड अराउंड द माउथ होते हैं, ये सिक्रेट करते हैं सलाइवा। सलाइवा का काम है फूड को मॉइस्चन करना, और इनमें प्रेजेंट होता है एंजाइम एमाइलेज, जो कि कार्बोहाइड्रेट की केमिकल डाइजेशन को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है लिवर। लिवर भी एक्सेसरी ऑर्गन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का। लिवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का। प्रोड्यूस करता है बाइल। बाइल एक एल्कलाइन फ्लूइड होता है जो कि फैट्स के ब्रेकडाउन के लिए एसेंशियल होता है। एक एल्कलाइन फ्लूइड विच इज़ एसेंशियल फॉर एमल्सिफाइंग फैट्स। फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना इसका काम होता है। ठीक है, ये कहाँ ये सारा प्रोसीजर हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, ताकि ये थोड़ा सा और ज़्यादा ईजी टू डाइजेस्ट हो सके। नेक्स्ट इज़ आर गैल ब्लैडर। छोटी छोटी पेयर शेप्ड ऑर्गन है जो कि बाइल को स्टोर करके रखती है, उसको थोड़ा और ज़्यादा कंसनट्रेटेड बनाती है। ठीक है, और ये रिलीज़ करती है बाइल को इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन जब हम कुछ फैटी टाइप का खाते हैं, फैटी फूड जब हम कंज्यूम करते हैं, तब ये जो गैल ब्लैडर है इन बाइल को रिलीज़ करती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी पैनक्रियाज। ये स्टमक के पीछे लोकेटेड होती है, ट्रायंगुलर शेप्ड ऑर्गन है, और ये प्रोड्यूस करती है डाइजेस्टिव एंजाइम्स का एक मिक्सचर, जिसमें कैपेबिलिटी होती है कि वो प्रोटीन्स को, फैट्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक कर सके, एंड बाइकार्बोनेट्स भी होते हैं ताकि जो एसिड कंटेंट है स्टमक से आया हुआ उसको न्यूट्रलाइज कर सके। ठीक है, और ये जो सब्सटेंसेस हैं ये रिलीज़ होते हैं इनटू द ड्यूडेनम। जैसे जो हमारा गैल ब्लैडर से बाइल आ रहा था वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज़ हो रहा था, है ना, तो वैसे ही जो पैनक्रियास का जो भी सिक्रीशन है वो ड्यूडेनम में आके, स्पेसिफिकली ड्यूडेनम में आके पोर होगा। ठीक है, ड्यूडेनम इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये आएगा किससे? डक्ट के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट इज टीथ एंड टंग। ये भी एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं जो कि मैकेनिकल प्रोसेसिंग करते हैं एंड फूड को और ज़्यादा इजीली डाइजेस्टेबल पार्ट में कन्वर्ट करते हैं, ताकि वो स्वेलोविंग के लिए, निकलने के लिए थोड़ा सा इजी हो सके। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया GIT। नेक्स्ट टू क्वेश्चंस आर व्हाट? डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलेटल एंड कार्डियक मसल्स एंड फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन ह्यूमन सेल। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया, एक स्केलेटल एंड कार्डियक मसल्स। तो ये आपका हो गया GIT वाला पूरा पार्ट। नेक्स्ट इज आर व्हाट? स्केलेटल मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। सो स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे ध्यान दो। स्केलेटल मसल्स जो है हमारे वॉलंटरी होते हैं। वॉलंटरी वो मसल्स होते हैं जिन पे हमारा कंट्रोल होता है, जिन्हें हम अपने अकॉर्डिंग मूव करा सकते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं अपने इच्छा अनुसार। और जो हमारी कार्डियक मसल्स होती हैं वो इनवॉलंटरी होती हैं, जिन पे हमारा कोई, कह सकते हैं कि हमारा कोई हक नहीं है कि हम उन्हें कैसे मूव करें या फिर हम उन्हें चलाएं। वो हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ चलती हैं, वो अपनी मर्ज़ी से चलती हैं। ठीक है, तो जो जिन्हें हम ऑर्डर कर सकते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं, वो वॉलंटरी है, और जो अपनी मर्ज़ी से चलती है वो इनवॉलंटरी है। जैसे हम अपनी मर्ज़ी से चलते हैं अपने घर वालों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़। आगे देखा। सो जो कार्डियक मसल्स हैं वो हार्ट में प्रेजेंट होती हैं, और जो स्केलेटल मसल्स हैं वो भाई देखो आगे। स्केलेटल एंड कार्डियक मसल्स में कुछ की डिफरेंसेस हैं उनके स्ट्रक्चर में, फंक्शन में, कंट्रोल मैकेनिज्म में, जो कि नीचे टेक्स्ट में आप देख सकते हो। टॉकिंग अबाउट फर्स्ट लोकेशन, तो जो स्केलेटल मसल्स हैं जनरली बोन से अटैच्ड होती हैं वाया टेंडन्स। स्केलेटल मसल्स हमारे स्केलेटन से अटैच्ड होती हैं, किसके हेल्प से? टेंडन्स के हेल्प से। और वहीं जो हमारी कार्डियक मसल है ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ हमारे दिल की दीवार में प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रोल। तो जो स्केलेटल मसल्स हैं ये वॉलंटरी कंट्रोल के अंडर होती है, यानी कि इनका जो मूवमेंट है वो कॉन्शियसली डायरेक्ट कर सकते हैं हम अपनी इच्छा अनुसार इसको बदल सकते हैं। और वहीं जो हमारी कार्डियक मसल्स होती हैं ये इनवॉलंटरी होती हैं, ऑटोमेटिकली फंक्शन करेंगी अपनी इच्छा अनुसार, किसी की भी नहीं सुनेंगी। ये जंजी बच्चा होता है। ठीक है, हम अपने कॉन्शियस थॉट से भी इन्हें रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, वो अपनी इच्छा अनुसार ही चलेगा, तो वो इनवॉलंटरी होता है। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द सेल स्ट्रक्चर, तो जो स्केलेटल मसल फाइबर्स होती हैं ये थोड़ी सी लॉन्ग सिलेंड्रिकल टाइप हैं, एंड स्पेसिफिकली ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। एक सेल में कई सारे न्यूक्लियस होते हैं। और जो हमारे कार्डियक मसल सेल्स होती हैं ये ब्रांच्ड है, थोड़ी शॉर्टर होती हैं, और टिपिकली इनमें सिंगल सेल्स होते हैं, सिंगल न्यूक्लियस होते हैं,
और ये एक दूसरे से कनेक्टेड होती है इंटरकैलेटेड डिस्क से, ताकि कोऑर्डिनेटेड कंट्रैक्शन हो सके। ठीक है, तो ये वाला ध्यान रखना कि जो कार्डियक मसल सेल्स हैं ये ब्रांच्ड होती हैं, थोड़ी शॉर्टर होती हैं और टिपिकली सिंगल न्यूक्लियस होता है इनमें, और ये कनेक्टेड होते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क से, जो कि कोऑर्डिनेटेड कंट्रैक्शंस अलाउ करती हैं। ठीक है, फिर फैटीग रेजिस्टेंस, थकान, उसकी बात करें तो जो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं ये थक सकते हैं अगर हम इन्हें बहुत ज़्यादा यूज़ करें, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज हमने कर ली तो स्केलेटल मसल कैन फेस फटीग। बट जो हमारे कार्डियक मसल्स हैं ये हाईली रेजिस्टेंट होते हैं फटीग के, क्योंकि ये प्रोलॉन्ग जब से आप जन्मे तब से लेकर ये अभी तक कंटिन्यूसली ब्लड को पंप करे जा रहा है, काम करे जा रहा है, ये थक नहीं रहा है। ठीक है, तो उस सेंस में इस चीज़ को समझ लो। फंक्शन की बात करें तो जो स्केलेटल मसल है ये रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी की मूवमेंट कराने के लिए और हमारा पॉस्चर मेंटेन करने के लिए, और जो हमारी कार्डियक मसल्स होती है इनका प्राइमरी फंक्शन है कि ये ब्लड को पंप करें थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और वी कैन से आंसर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया कुछ क्रूशियल फंक्शंस परफॉर्म करता है ह्यूमन सेल्स में, जिसमें से मेन फंक्शन है सबसे पहले एनर्जी प्रोडक्शन। तो क्योंकि इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल, तो ये इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को जनरेट करना, उसको जन्म देना। कैसे? सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू, जिसे हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं और सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। उसके थ्रू एटीपी का प्रोडक्शन करना माइटोकॉन्ड्रिया का प्राइमरी काम होता है। ठीक है, और एटीपी मेन एनर्जी करेंसी होती है जो कि सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ को पावर देती हैं कि लो भाई करो काम। ठीक है, सो एनर्जी प्रोडक्शन इसका पहला काम होती है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। तो जो प्राइमरी फंक्शन है इसका वो है जनरेट करना एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू। सेलुलर रेस्पिरेशन का नाम है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और सिट्रिक एसिड साइकिल के थ्रू एटीपी जनरेट होती है। सो एटीपी जो है ये हमारी मेन एनर्जी करेंसी होती है जो कि सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ को ताकत दे रही है, एनर्जी दे रही है कि भाई करते रहो करते रहो करते रहो। फिर आती है माइटोकॉन्ड्रिया का काम है, रोल है एपोप्टोसिस में भी। एपोप्टोसिस जिसे हमने प्रोग्राम सेल डेथ कहा था। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया सेंट्रल रोल प्ले करता है एपोप्टोसिस को ट्रिगर करने में, सेल्यूलर सुसाइड को ट्रिगर करने में सेंट्रल रोल प्ले करता है। एक नेसेसरी प्रोसेस होता है एपोप्टोसिस डैमेज्ड या ओल्ड सेल्स को रिमूव करने का, तो उसमें ये एक सेंट्रल रोल प्ले करता है। ये कुछ फैक्टर्स रिलीज़ करता है जैसे कि साइटोक्रोम सी, माइटोकॉन्ड्रिया साइटोक्रोम सी रिलीज़ करेगा साइटोसोल में, ताकि ये जो पूरी प्रोसेस है ये इनिशिएट हो सके। तो माइटोकॉन्ड्रिया का एक रोल कहाँ पर आ गया, एपोप्टोसिस में। सेंट्रल रोल है एपोप्टोसिस को ट्रिगर करने के लिए। एपोप्टोसिस विच इज़ अ प्रोसेस फॉर रिमूविंग ओल्ड और डैमेज सेल्स। कैसे कर रहे हैं ये? साइटोसोल में साइटोक्रोम सी फैक्टर्स को रिलीज़ कर देते हैं ताकि ये पूरी प्रोसेस इनिशिएट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है कैल्शियम स्टोरेज और सिग्नलिंग। ये रेगुलेट करते हैं कैल्शियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को विद इन द सेल, जो कि सेल सिग्नलिंग, मसल फंक्शन, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज के लिए काम आता है। अभी देखो, कैल्शियम आयंस का जो कॉन्सेंट्रेशन इसे रेगुलेट करने का काम भी माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, और कैल्शियम आयंस का रोल कई जगह पे है। जैसे फॉर एन इंस्टेंस कैल्शियम आयंस आपका ब्लड कोगुलेशन में भी यूज़ होता है, एक जो भी मुझे फ़िलहाल याद आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे कैल्शियम आयंस बहुत जगह पे यूज़फुल होता है। तो कैल्शियम आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन उसको रेगुलेट करने का काम भी माइटोकॉन्ड्रिया ही कर रहा है। ठीक है, और कैल्शियम आयंस का यूज़ कहाँ कहाँ हो रहा है? सेल सिग्नलिंग में, मसल फंक्शन में भी यूज़ हो रहा है। यस, वो जो ब्रिज वगैरह बनती है ना, मैं आपको स्केलेटल मसल वाले पार्ट में इसको पढ़ाऊंगी, ब्रिज का फॉर्मेशन वगैरह, उसमें भी जो है हमारी ये आयंस यूज़ हो रहे हैं। तो सेल सिग्नलिंग में, मसल फंक्शन में यूज़ हो रहा है, एंड ऑल्सो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज में भी तो कैल्शियम आयंस यूज़ होते हैं। यस, तो यहाँ पे इनका फंक्शन है। फिर हीट प्रोडक्शन, थर्मोजेनेसिस, अभी हमने थायराइड हार्मोन देखा था ना, थर्मोजेनेसिस वाला। तो स्पेशलाइज्ड ब्राउन फैट टिश्यूज़ होते हैं, उनमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये जनरेट करता है हीट ताकि बॉडी वार्म रह सके। पर्टिकुलरली इन्फेंट्स में, बच्चों में ज़्यादातर ब्राउन फैट टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, उनमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो हीट जनरेट करता है ताकि बॉडी वार्म रह सके। ठीक है, एक फंक्शन ये हो गया।
फिर है मेटाबॉलिक रेगुलेशन का, तो ये इन्वॉल्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म में एंड कुछ एसेंशियल मॉलिक्यूल्स के सिंथेसिस में, जैसे कि हीमोग्लोबिन का कंटेंट होता है। नेक्स्ट स्टेरॉइड्स, जैसे कि टेस्टोस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन, इनके मेटाबॉलिज्म में भी इनका रोल होता है। ठीक है, पहला तो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म में इनका रोल है। दूसरा तो एसेंशियल मॉलिक्यूल जैसे हीमोग्लोबिन का पार्ट है हीम, उसके सिंथेसिस में। स्टेरॉइड्स के सिंथेसिस में भी माइटोकॉन्ड्रिया का रोल होता है, जैसे कि टेस्टोस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन। ठीक है, ये सब याद करने वाली चीज़ें। फिर क्या है, सेल ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन, उसमें भी यूज़ होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कंट्रीब्यूट करता है सेल साइकिल में, सेल्यूलर डिफ्रेंसिएशन में और न्यू सेल्स की ग्रोथ में। ठीक है, नहीं याद होगा तो ये चीज़ें याद कर लेना। पहला तो एनर्जी प्रोडक्शन, द बेसिक वन। दूसरा एपोप्टोसिस में भी सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है, साइटोक्रोम सी रिलीज़ करके। फिर उसके बाद कैल्शियम स्टोरेज और सिग्नलिंग का काम कर रहा है, कैल्शियम आयंस की कंसनट्रेशन रेगुलेट करता है। ब्राउन फैट टिश्यूज़ में जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो हीट रिलीज़ करते हैं ताकि बॉडी वार्म रह सके, बच्चों में स्पेशली हो रहा है थर्मोजेनेसिस वाला। फिर मेटाबॉलिक रेगुलेशन भी माइटोकॉन्ड्रिया कराता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स का मेटाबॉलिज्म कराता है और हीम का प्रोडक्शन करा रहा है, स्टेरॉइड्स का प्रोडक्शन करा रहा है। उसके बाद जो है सेल साइकिल्स में भी माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत रोल होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम मूव करेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में। इसमें भी चार पाँच क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से हमें 4 अटेंड करना होता है। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। कितना है, 5.1 है, 5.2 है, 5.3 है। ओके, अच्छा 3 इधर है, 3 उधर है। ठीक है, पहला क्या है, वेरियस टाइप ऑफ ह्यूमन टिश्यूज़ डिस्कस करना है। दूसरा है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और उसके फंक्शंस को डिस्कस करना है। उसके बाद इम्यून सिस्टम और उसके फंक्शंस को डिस्कस करना है। 2 मिनट का ब्रेक, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, पानी पी लो तब तक। सो यस, कंटिन्यू करते हैं हम हमारे लॉन्ग आंसर्स पे, जिसमें हमारे पहले 3 क्वेश्चंस हैं कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ह्यूमन टिश्यूज़, यानी कि हमें ह्यूमन टिश्यूज़ के बारे में लिखना है। दूसरा है हमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और उनके फंक्शंस को लिखना है। देन तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास इम्यून सिस्टम और उनके कंपोनेंट्स, इम्यून सिस्टम, उनके कंपोनेंट्स और उनके फंक्शंस, ये हमें पूरे लिखने हैं। ठीक है, तो जैसे शॉर्ट आंसर किया था उसी तरीके से आपके पास टेक्स्ट अवेलेबल है ही आपके सामने, बस आपको पढ़ना है, एक नज़र देखना है, PDF पढ़ लेनी है। ठीक है, पेपर डिस्कशन स्टार्ट। तो थोड़ा सा इसको जूम फ़िलहाल नहीं हो रहा, ऐसे देख लो। 4 प्राइमरी टाइप्स ऑफ ह्यूमन टिश्यूज़ हैं। पहला एपिथेलियल, दूसरा कनेक्टिव, तीसरा मस्कुलर एंड फिर नर्वस टिश्यू। ठीक है, हर एक का अपना स्पेशलाइजेशन है और उसके सब टाइप्स भी हैं। ठीक है, तो अब इन टिश्यूज़ का टाइप और उनके फंक्शंस। पहला एपिथेलियल टिश्यू है। तो एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या है कि यह आउटर लाइनिंग बनाता है, एक कवरिंग प्रोवाइड करता है। ये आउटर कवरिंग और लाइनिंग कहाँ करता है, इंटरनल कैविटीज़ में और इंटरनल ऑर्गन्स में। ठीक है, तो इनका इन्वॉल्वमेंट कहाँ है, फंक्शन इनका एपिथेलियल टिश्यू का सिक्रीशन में, एब्जॉर्प्शन में और सेंसेशन में। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्म करते हैं, इंटरनल कैविटीज़, इंटरनल ऑर्गन्स को लाइन करते हैं। ठीक है, और इनका फंक्शन क्या होता है, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन और सेंसेशन का। फिर ये क्लासिफाइड होते हैं सेल शेप के अकॉर्डिंग, जैसे कि स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार, और अरेंजमेंट के बेसिस पे, जैसे सिंपल, स्ट्रेटिफाइड एंड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। तो समझे, पहला सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनार, फिर स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, ट्रांजिशनल। ये टाइप्स हैं हमारे एपिथेलियम के। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू के टाइप क्या है, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल एंड सिंपल कॉलमनार, और उसके बाद है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस और ट्रांजिशनल। सिंपल स्क्वैमस की लोकेशन है लंग के एल्वियोली में और कैपिलरी की वॉल्स में, हमारी जो ब्लड कैपिलरीज होती है उनके वॉल्स में। फंक्शन क्या है इनका, डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। लंग्स में गैसेस डिफ्यूजन के थ्रू होती है ना, एल्वियोली से जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो हमारा डिफ्यूजन के थ्रू होता है।
तो प्राइमरी फंक्शन इसका क्या है, डिफ्यूजन, और कैपिलरी वॉल्स में इनका काम क्या होता है, फिल्ट्रेशन, तो वही मेंशन है। दूसरा टाइप है हमारा सिंपल क्यूबॉइडल। तो सिंपल क्यूबॉइडल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, किडनी ट्यूब्यूल्स में और ग्लैंड्स के डक्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ट्यूब्यूल्स और डक्ट्स में इनका काम क्या होगा, लाजमी बात है कि सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन ही होगा, ठीक है। फिर सिंपल कॉलमनार थर्ड टाइप होता है, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की लाइनिंग में प्रेजेंट होता है, याद करना भी आसान है, और इनका प्राइमरी फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन अगेन, और ये ऑफनली इनमें सीलियास प्रेजेंट होते हैं जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी सिंपल कॉलमनार प्रेजेंट होती हैं, तो उनमें जो सिंपल कॉलमनार है वो सीलिएटेड है, सीलिएटेड सिंपल कॉलमनार, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। लोकेशन क्या है इनका, स्किन एपिडर्मिस एंड माउथ की लाइनिंग में भी स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस प्रेजेंट होते हैं। काम क्या है इनका, एब्रेजन, डैमेज, फ्रिक्शन की वजह से डैमेज हो सकता है उसके अगेंस्ट जो है ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना। तो प्रेजेंट कहाँ है, माउथ की लाइनिंग में और स्किन के एपिडर्मिस में, कौन से, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। फिर कौन से है, ट्रांजिशनल, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लोकेशन क्या है इनकी, यूरिनरी ब्लैडर में, यूरेटर्स में। फंक्शन क्या होता है इनका, कि स्ट्रेचिंग अलाउ करते हैं, एक्सपेंशन अलाउ करते हैं। लोकेशन से हमें समझ में आ रहा है, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर में प्रेजेंट है, तो स्ट्रेचिंग एंड एक्सपेंशन इनका फंक्शन होता है, ठीक है। फिर है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट अबंडेंटली प्रेजेंट होता है और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू होता है, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में कनेक्टिव टिश्यू ही पाया जाता है हमारी बॉडी में। फंक्शन क्या है इसका, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर्स को बाइंड करके रखता है और ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। इनमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जो कि फ्लूइड भी हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है। काम है सपोर्ट करना, मैं अपना सब कुछ लगा दूंगा, मैं किसी भी तरीके से आऊँगा बट मैं आऊँगा, उस तरीके का है, ठीक है। मोस्ट अबंडेंटली प्रेजेंट है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है और स्ट्रक्चर्स को बाइंड करके भी रखता है, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट भी करता है, और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और ये मैट्रिक्स फ्लूइड, सॉफ्ट, सॉलिड कैसा भी हो सकता है, ठीक है। इसकी जो सब टाइप्स हैं वो है लूज, या फिर उन्हें हम एरियोलर भी कहते हैं, एडिपोस एंड डेंस रेगुलर। फिर उसके बाद है हमारे बोन, ठीक है, यस। जो हमारी एरियोलर टिश्यू है ये हमारे स्किन के नीचे प्रेजेंट होती हैं एंड ऑर्गन्स के अराउंड प्रेजेंट होती हैं। फंक्शन इनका प्राइमरी क्या है, कुशनिंग देना, सपोर्ट देना और फ्लूइड स्टोरेज करना, ठीक है। नेक्स्ट एडिपोस, फैट से रिलेटेड होता है, स्किन के अंडर ही प्रेजेंट है और किडनीज़ के अराउंड प्रेजेंट होता है। प्राइमरी फंक्शन इनका फैट स्टोरेज का, इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, गर्माहट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है डेंस रेगुलर, लोकेशन और एग्जांपल्स ये हैं, ये टेंडन्स और लिगामेंट्स, डेंस रेगुलर के दो एग्जांपल्स होते हैं, टेंडन्स और लिगामेंट्स। टेंडन्स जो है वो मसल्स को बोन से कनेक्ट करती हैं और जो लिगामेंट्स है वो बोन्स को बोन से कनेक्ट करती हैं, ठीक है। तो इनका प्राइमरी फंक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग पैरेलल टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, ठीक है। नेक्स्ट है बोन, जो बोन है एग्जाम्पल क्या है, लोकेशन स्केलेटल है ना, हमारा स्केलेटन बोन से बना होता है, तो वो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। प्राइमरी फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना एंड ऑल्सो मिनरल का स्टोरेज, ठीक है। ये थोड़ा सा शॉर्ट में है, इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन जब हम वो वाला पार्ट पढ़ाएंगे तो उस पूरे वीडियो में फुली डिटेल में हम आपको बता देंगे। तो ये शॉर्ट टेबल ये रही इसकी सब टाइप्स की। फिर है क्या, कार्टिलेज। कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट है, नोज़ में, ईयर में, जॉइंट्स में, वर्टेब्रल डिस्क्स में भी प्रेजेंट होती है कार्टिलेज, ठीक है। फंक्शन क्या है इसका, सपोर्ट देना, फ्लेक्सिबल सपोर्ट देना और शॉक को एब्जॉर्ब करना। जो भी शॉक्स पड़ रहे जिसकी वजह से हमारे स्ट्रक्चर्स में डैमेज आ सकता है उसको शॉक को एब्जॉर्ब कर लेने का काम होता है इनका। फिर आता है हमारा लास्ट क्या, ब्लड। फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ये लोकेशन एग्जांपल थोड़ा सा टेक्स्ट मिस प्रिंट या फिर कह सकते हैं थोड़ा सा ऑकवर्ड रिटन है, विद इन ब्लड, कुछ अजीब ही है।
ठीक है, तो ये आपने सब टाइप्स देख ली, कौन कौन सी थी। एरियोलर बेनीथ द स्किन एंड अराउंड ऑर्गन्स होती है, काम क्या है, कुशनिंग एंड सपोर्ट देना और फ्लूइड स्टोरेज। एडिपोज फैट से रिलेटेड होती है, स्किन के अंदर ही ये भी प्रेजेंट होती है और किडनीज के अराउंड होती है। काम क्या है इनका, फैट स्टोरेज का, इंसुलेशन करती है, गर्माहट एंड प्रोटेक्शन का काम है। फिर है डेंस रेगुलर, इनके दो एग्जाम्पल्स है टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, जो कि मसल्स एंड बोन्स को और बोन्स एंड बोन्स को कनेक्ट करती हैं। स्ट्रॉन्ग टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का इनका काम होता है। बोन जो है स्केलेटन इनका एग्जाम्पल है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड ऑल्सो मिनरल स्टोरेज इनका फंक्शन होता है। फिर कार्टिलेज है, प्रेजेंट कहाँ कहाँ है, नोज़ में, ईयर में, जॉइंट्स में, वर्टेब्रल डिस्क में। फंक्शन क्या है, फ्लेक्सिबल सपोर्ट प्रोवाइड करना और शॉक का एब्जॉर्प्शन, ठीक है। फिर है ब्लड, काम क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ज़्यादा डिटेल में लॉन्ग वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। फ़िलहाल आंसर के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट टाइप है हमारा मस्कुलर टिश्यू। ये स्पेशलाइज्ड होता है कॉन्ट्रैक्शन में, जिसकी वजह से मूवमेंट्स होते हैं, पोस्चर मेंटेन होता है और किसी भी चीज़ को हम अपनी बॉडी में मूव कराते हैं, ठीक है। बॉडी में अलग अलग स्ट्रक्चर्स में अलग अलग मूवमेंट्स कराते हैं ना, डांस कर रहे हो आप, हैंड्स अलग जा रहे हैं, आपके लेग्स अलग जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें मेंटेन करने के लिए कॉन्ट्रैक्शन होता है और कॉन्ट्रैक्शन स्पेशलाइजेशन है मस्कुलर टिश्यू का, ठीक है। अब 3 टाइप के मस्कुलर टिश्यू होते हैं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल। अभी हमने देखा था स्केलेटन एंड कार्डियक का, वही के टाइप से देखो। स्केलेटन जो है बोन से अटैच्ड होता है, वॉलेंट्री होता है, कैरेक्टरिस्टिक कैसा था इसका, स्ट्राइएटेड थे, ठीक है। लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड है एंड लॉन्ग फाइबर्स होते हैं। नेक्स्ट क्या, कार्डियक, जो हमारे हार्ट वॉल्स में प्रेजेंट होता है, ये इनवॉलेंट्री कंट्रोल है इसका। स्ट्राइएटेड होते हैं, अगेन लाइट एंड डार्क बैंड्स, ब्रांच्ड होते हैं, सिंगल न्यूक्लियस होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होता है और इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होते हैं इनमें, ताकि कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट हो सके इनका। लास्ट है स्मूथ मसल्स, हॉलो ऑर्गन्स जैसे कि स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स हो गए, इनके वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं ये मसल्स। ये भी इनवॉलेंट्री होते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है, खुद ब खुद काम करेंगे। ये नॉन स्ट्राइटेड होते हैं, इनमें लाइट एंड डार्क बैंड्स नहीं होते हैं, ये स्पिंडल शेप्ड के होते हैं, मतलब इनके दोनों एंड्स जो है वो पॉइंटेड टाइप में होते हैं और सिंगल न्यूक्लियस होते हैं ये भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं नर्वस टिश्यू पे। ये नर्वस सिस्टम का मेन कंपोनेंट होता है, जो कि कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि बेसिकली बॉडी की हम कोई भी एक्टिविटी करें तो उसके लिए हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए, कंट्रोल चाहिए ना सेल्स में, तो ये नर्वस टिश्यू वही का काम करते हैं। बना कैसे होता है, न्यूरॉन से और ग्लियल सेल से बना होता है, ठीक है। न्यूरॉन्स होते हैं और ग्लियल सेल्स ना सपोर्ट करते हैं। न्यूरॉन्स जो है इनका लोकेशन क्या है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स इनमें। और प्राइमरी फंक्शन क्या है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जनरेट करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं, जिन्हें हम नर्व इम्पल्सेस कहते हैं। और जो ग्लियल सेल्स हैं ये प्रेजेंट होती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, अराउंड द न्यूरॉन्स। क्या करती हैं, न्यूरॉन्स को सपोर्ट करती हैं, नरिश करती हैं, इंसुलेट करती हैं और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वेस्ट मटेरियल्स एंड टॉक्सिन्स हैं, जो डेब्रिस हैं, उन्हें निकाल के फेंकती हैं। ग्लियल सेल सपोर्टिव सेल्स होती हैं, ये हमारा भाई है न्यूरॉन्स का, ये सपोर्ट करेगा, फुल सपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और उसके फंक्शंस को डिस्कस करना था, ठीक है। तो गिवन इन द टेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है ऑर्गन्स का सिस्टम बना हुआ है, जो कि टेक्निकली ब्रीदिंग और गैसेस एक्सचेंज को फैसिलिटेट करता है, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डिवाइडेड होता है अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। प्राइमरी फंक्शन है इसका ऑक्सीजन को बॉडी में लाना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल करना, और इनके साथ दूसरे फंक्शंस जैसे कि जो भी हम इनहेल कर रहे हैं उसको फिल्टर करना। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा स्पीच के लिए, जो मैं इतना बकबक कर रही हूँ वीडियो में, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बदौलत है। और ऑल्फैक्शन का भी रोल होता है इसमें, क्योंकि नोज इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है। स्मेल का डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट।
स्ट्रक्चर जो है, जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ये डिवाइडेड होता है 2 जोन्स में। पहला तो कंडक्टिंग जोन है, फिर है रेस्पिरेटरी जोन। तो जो कंडक्टिंग जोन है, कंडक्ट करना, पास कराना, ये पाथवे होता है फॉर द एयर टू ट्रैवल, कि एयर उसमें ट्रैवल कर सके। तो ये एक पाथवे है, कहाँ पे? लंग्स में जाता है। आउटर एनवायरनमेंट से लंग्स में एयर को जाने का एक पाथवे है, और इस पूरे पाथवे में एयर हमारी वार्म होगी, गर्म होगी, थोड़ी सी इनमें नमी आएगी और ये फिल्टर होगी। ठीक है, तो ये जोन इंक्लूड करता है सबसे पहले नोज़ एंड नेज़ल कैविटी, नाक हमारी और जो कैविटी है उसके अंदर। एयर का ये एंट्री पॉइंट होता है यहाँ, और इसमें हेयर्स एंड म्यूकस प्रेजेंट होते हैं जो कि एयर को फिल्टर करते हैं, लार्ज पार्टिकल्स को ट्रैप करते हैं, एयर को वार्म बनाते हैं और थोड़ा सा मॉइस्ट करते हैं उन्हें। और हमारे नोज़ में प्रेजेंट होते हैं ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, जो अलाउ करते हैं सेंस ऑफ स्मेल, ऑल्फैक्शन। नेक्स्ट पार्ट है हमारा फेरिंग्स, जिसे हम थ्रोट कहते हैं। ये कॉमन पैसेजवे होता है एयर एंड फूड के लिए, जो कि कनेक्ट करता है नेज़ल कैविटी को एंड माउथ को लैरिंग्स एंड ईसोफेगस से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? लैरिंग्स, जिसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। इसमें प्रेजेंट होता है वोकल कॉर्ड, साउंड प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और एक कार्टिलेज की फ्लैप होती है जिसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं, वो कवर करती है इन ओपनिंग को ड्यूरिंग स्वेलोइंग, ताकि जो फूड ट्रेकिया में एंटर ना कर जाए। ठीक है, लैरिंग्स के बाद आता है हमारा ट्रेकिया, जिसे हम एक्चुअली में विंड पाइप कहते हैं। विंड पाइप एक ट्यूब है जो कि सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स से सराउंडेड होता है, ताकि स्ट्रक्चरल सपोर्ट मिल सके और वो कोलैप्स ना करे ये हमारी ट्रेकिया। ठीक है, एंड फॉर स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड इंश्योरिंग इट स्टेज ओपन, ऑब्वियसली ओपन रहे और वो कोलैप्स ना करे। और ये एक्सटेंड करता है चेस्ट तक, चेस्ट कैविटी तक, और उसके बाद जो है ब्रांचेस बना लेता है ब्रोंकाई में। ठीक है, ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई। तो ट्रेकिया क्या है? सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग से सराउंडेड एक ट्यूब होती है जो ये इंश्योर करता है कि वो ओपन भी रहे। ये सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग इंश्योर करती है कि ये ट्यूब ओपन भी रहे और कोलैप्स ना करे। और ये एक्सटेंड करता है डाउन टू द चेस्ट, और फिर इसके बाद ब्रांच कर जाता है ब्रोंकाई में। नेक्स्ट पार्ट है ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। तो जो ट्रेकिया है ये डिवाइड होगी 2 प्राइमरी ब्रोंकाई में, और ये ब्रोंकाई एंटर करेंगी लंग्स में, और लंग्स में एंटर करने के बाद ये छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड कर जाएंगे, जिसे हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हुए। उसके बाद वाला जो पार्ट है हमारा, इसे कहेंगे हम रेस्पिरेटरी जोन। रेस्पिरेटरी जोन वो साइट है जहाँ पर एक्चुअली में गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। सो ये जोन इंक्लूड करेगा एल्वियोली, जिसे हम एयर सैक्स कहते हैं। ये छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ब्रोंक्यूल्स के एंड पे, और इन बलून लाइक स्ट्रक्चर्स के अराउंड कैपिलरीज का एक मेश बना हुआ होता है, यानी कि कैपिलरीज से सराउंडेड होती हैं। कैपिलरीज और एल्वियोली से गैसेस एक्सचेंज होता है। तो ये प्राइमरी लोकेशन है जहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होके ये गैसेस एक्सचेंज होती हैं। फिर है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलर डक्ट्स। ये ट्रांजिशनल एयरवेज हैं जो कुछ एल्वियोली कंटेन करती हैं एंड मार्क करती हैं जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज स्टार्ट होता है। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का फंक्शन क्या है? तो मेन फंक्शन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इंक्लूड करता है पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिसे हम ब्रीदिंग कहते हैं। तो जो फिज़िकल प्रोसेस है सांस लेने का इनटू द लंग्स, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर देने का, सांस छोड़ने का, ये जो हमारा फिज़िकल प्रोसेस है जिसे हम पल्मोनरी वेंटिलेशन कहते हैं, तो मेन फंक्शन इसका ये है। और ये जो हमारी प्रोसेस है वो कैसे होती है? डायफ्राम के रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के हेल्प से, और इंटरकोस्टल मसल की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से। ठीक है, तो ये पॉइंट मेंशन कर देना। नेक्स्ट है हमारा गैसेस एक्सचेंज का। तो जो प्राइमरी फंक्शन है, जहाँ पर ऑक्सीजन जो हमने इनहेल्ड एयर से ली है वो डिफ्यूज़ करती है फ्रॉम द एल्वियोली इनटू द ब्लड कैपिलरीज, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड कैपिलरी से क्या बोलते हैं इसको, फंबल कर रही हूँ मैं थोड़ा सा, डिफ्यूज़ होते हैं इनटू द एल्वियोली ताकि वो एक्सहेल हो सके। फिर एयर कंडीशनिंग का काम होता है। जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ये वार्म करती हैं, जो भी एयर हमने इनहेल करी उसे वार्म करती हैं, मॉइस्चर ऐड करती हैं।
ताकि जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं वो बॉडी के टेम्परेचर को मैच कर सके, बॉडी की ह्यूमिडिटी लेवल को मैच कर सके। सो एयर कंडीशनिंग का भी काम होता है। कंडीशनिंग में क्या कर रहे हैं, हम उस एयर को वार्म कर रहे हैं, थोड़ा सा मॉइस्चन कर रहे हैं, ठीक है। फिर है प्रोटेक्शन एंड फिल्ट्रेशन का। हेयर्स जो प्रेजेंट होते हैं हमारी नोज़ में, और जो सीलिया है, टाइनी हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं एयरवेज में, हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होती है ना, वो ये जो है म्यूकस के साथ में थोड़ा सा स्लाइमी टाइप फ्लूइड होता है म्यूकस। तो जो हमारी हेयर्स हैं और जो हमारी सीलिया प्रेजेंट होती हैं एयरवेज में, ये म्यूकस के साथ मिलती हैं। म्यूकस कौन प्रोड्यूस करता है, गॉबलेट सेल्स, तो ये मेंशन किया हुआ। तो ये तीनों मिलके क्या करती हैं, डस्ट को ट्रैप करती हैं, जर्म्स को ट्रैप करती हैं, और दूसरे कोई भी इरिटेंट्स जो कि हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं उन्हें ट्रैप कर लेती हैं, ठीक है। और ये जो मटेरियल है इसको हम थ्रोट के तरफ मूव कर देते हैं ताकि ये स्वेलो हो जाए, और जो हम खासते हैं, जैसे अगर कोई भी चीज़, कोई फॉरेन पार्टिकल हमने इनहेल किया है, तो ये जो म्यूकस है हमारी सीलिया है, जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है ना, ये मिल के इसको जो है ऊपर की तरफ मूव कराती हैं, और हम खांसते हैं ना, तो उस खांसी के थ्रू वो जो पार्टिकल आया हुआ है वो एक्सपेल आउट हो जाए। ये इनका काम होता है, और इसे म्यूज़ोसीलियरी क्लियरेंस कहते हैं। तो प्रोटेक्शन एंड फिल्ट्रेशन का काम हो गया। फिर वॉइस प्रोटेक्शन का काम, फोनेशन जिसे हम कहते हैं, जो एयर पास करी थ्रू द लैरिंक्स से वाइब्रेट कर रही है वोकल कॉर्ड्स को, जिससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और मेरी आवाज़ तुम तक आ रही है। स्मेल, ऑल्फैक्शन का काम, नेज़ल कैविटी में जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ये एयरबोर्न ऑडर मॉलिक्यूल्स को, जो हमारी ओडर मॉलिक्यूल्स होती हैं जिससे स्मेल का सेंस मिलता है, वो जब रीच करती है नेज़ल कैविटी में, तो वहाँ पे जो रिसेप्टर्स होते हैं वो इन्हें सेंस करते हैं और सिग्नल सेंड करते हैं ब्रेन में, जिससे हमें सेंस ऑफ स्मेल मिलती है। एसिड बेस का बैलेंस भी करा रहे हैं। हाउ, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं फ्रॉम द ब्लड, तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम ये हेल्प करता है मेंटेन करने में बॉडी की पीएच बैलेंस को, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ टॉक्सिन, सो यस। नेक्स्ट है क्या, इम्यून सिस्टम, उसके कंपोनेंट्स का फंक्शन, ठीक है। इम्यून सिस्टम जो है सेल्स का, टिश्यूज़, ऑर्गन्स का, कुछ प्रोटीन्स का मिलाया पूरा एक नेटवर्क है जो कि मिलजुल कर काम करता है बॉडी को किसी भी पैथोजन से या किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये डिवाइडेड होता है दो कॉम्प्लीमेंट्री सब सिस्टम्स में। पहला तो इनेट जो बिल्ट इन है हमारे में, और एडेप्टिव जो हमने बाद में अडॉप्ट किया है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या, ऑर्गन्स और टिश्यूज़ कौन कौन से हमारे इम्यून सिस्टम में। तो जो हमारे इम्यून सेल्स हैं ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में प्रोड्यूस होते हैं और मैच्योर होते हैं, और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में जाके वर्क करते हैं ताकि किसी भी थ्रेट को रिस्पॉन्ड कर सकें। सबसे पहला ऑर्गन हमारा बोन मैरो। फंक्शन क्या है इनका, बोन मैरो क्या है, बोन्स के अंदर स्पॉन्जी टिश्यूज़ है ना, इन्हें हम कहते हैं बोन मैरो। तो दिस इज़ द साइट जहाँ पर सारे इम्यून सेल्स ओरिजिनेट करते हैं, बनते हैं, और बी सेल्स मैच्योर करती हैं हमारी। बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स सुना है ना, तो जो बी सेल्स हैं वो बोन मैरो में ही आके क्या बोलते हैं उसको, मैच्योर होती हैं। फिर थाइमस, अपर चेस्ट में एक ऑर्गन होता है जहाँ पर टी सेल्स माइग्रेट करती हैं ताकि वो वहाँ पर जाकर थाइमस में जाकर मैच्योर हो सके, और वहाँ पर उन्हें बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि है उन्हें सिखाया जाता है कि कैसे सेल्फ एंड नॉन सेल्फ में डिस्टिंग्विश करना ताकि वो उसे फाइट मार सके, ठीक है। तो बोन मैरो हो गया, बोन्स के अंदर स्पॉन्जी टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर हमारी सारी इम्यून सेल्स ओरिजिनेट करती हैं, एंड ऑल्सो दिस इज द साइट जहाँ पर हमारे बी सेल्स मैच्योर होंगे। थाइमस, अपर चेस्ट में एक ऑर्गन होता है जहाँ पर टी सेल्स हमारी माइग्रेट करती हैं ताकि वो जाकर मैच्योर हो सके, और वहाँ पे उन्हें सेल्फ एंड नॉन सेल्फ में डिस्टिंग्विशन सिखाया जाता है। फिर हमारी लिम्फ नोड्स होती हैं, स्मॉल बीन शेप्ड फिल्टर्स होती हैं थ्रू आउट द नेटवर्क। लिम्फ का जो पूरा एक नेटवर्क बना हुआ है बॉडी में, तो उसमें एक नहीं मतलब कई सारी स्मॉल बीन शेप्ड फिल्टर्स होती हैं जो कि पैथोजेंस को ट्रैप करती हैं और इम्यून सेल्स को एक साइट प्रोवाइड करती हैं ताकि वो वहाँ पर जो है पैथोजन से इंटरैक्ट कर सके, एक्टिवेट कर सके और फाइट कर सके ताकि उन्हें हम एक्सपेल आउट कर सकें। तो लिम्फ नोड स्मॉल बीन शेप फिल्टर्स होते हैं कि पैथोजेंस को ट्रैप करके उनसे फाइट करती है।
उसके बाद है हमारा स्प्लीन। स्प्लीन इज़ अ ब्लड फिल्टरिंग ऑर्गन जो कि माइक्रोब्स को रिमूव करता है और ओल्ड आरबीसीज़ का ग्रेवयार्ड, जैसे हम आरबीसी का ग्रेवयार्ड कहते हैं ना, तो ओल्ड आरबीसीज़ यहाँ पर आके ख़त्म होती है, माइक्रोब्स भी यहीं पर आकर रिमूव होते हैं और ये वाइट ब्लड सेल्स को भी स्टोर करती हैं हमारी स्प्लीन। नेक्स्ट है हमारी माल्ट, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। म्यूकोजल लाइनिंग में, जैसे कि गट हो गया, हमारा नोज़ हो गया, इनकी जो लाइनिंग में जो हमारी टिश्यूज़ हैं ये जर्म्स को ट्रैप करती हैं ताकि वो हमारी एपिथेलियल सरफेस के थ्रू किसी भी ऑर्गन में एंटर ना कर सके। ठीक है, तो हमारी म्यूकोजल लाइनिंग में ये टिश्यूज़ प्रेजेंट होती हैं और यहाँ से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। फिर है हमारी स्किन और म्यूकोजा मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन्स हमारी। तो जो बॉडी के प्राइमरी फिजिकल बैरियर है हमारी स्किन, ये प्रिवेंट करती है पैथोजेंस को कि वो हमारी बॉडी में एंटर कर सके इन द फर्स्ट प्लेस। फिर कुछ हमारी सेलुलर कंपोनेंट्स हैं जैसे कि वाइट ब्लड सेल्स। तो वाइट ब्लड सेल, जैसे हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, ये मेन प्लेयर्स हैं हमारे, जो कि अलग अलग स्पेसिफिक रोल्स करते हैं इन्नेट और अडेप्टिव दोनों रिस्पॉन्सेज में। तो सबसे पहले हमारे फैगोसाइट्स हैं, जैसे कि मैक्रोफेजेस हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, डेंड्राइटिक सेल्स हैं। ये क्या करते हैं, फॉरेन इन्वेडर्स को इनगल्फ करते हैं, निगल जाते हैं, डिजेस्ट कर लेते हैं, जिसे हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। एंड एंटीजेंस प्रेजेंट करते हैं ताकि दूसरे इम्यून सेल्स को पता चल सके कि हाँ कोई फॉरेन इन्वेजन हुआ है। फिर जो हमारे न्यूट्रोफिल्स हैं ये टिपिकली फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं किसी भी इन्फेक्शन साइट पे। तो जैसे कोई इन्फेक्शन हुआ, कोई वाउंड हुआ, कोई इंजरी हुआ ना, तो सबसे पहले हमारे न्यूट्रोफिल्स जाकर वहाँ पर एक्ट करते हैं, ये याद रखना। ठीक है, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट सेल पे, बी लिम्फोसाइट्स, जिसे हम बी सेल्स कहते हैं। ये हाईली स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं। एंटीबॉडी जैसे हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं, जो कि पूरे ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट करता है, टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करता है और पैथोजेंस को मार्क करता है। बी लिम्फोसाइट्स का काम क्या है, एंटीबॉडीज़, जो भी एंटीजेंस सामने आए हैं ना, उस एंटीजन के अगेंस्ट में स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करना, उसको थ्रू आउट द ब्लड स्ट्रीम उसको सर्कुलेट करना ताकि जो भी टॉक्सिन्स है वो न्यूट्रलाइज हो सके, और पैथोजेंस को मार्क करना ताकि उनका डिस्ट्रक्शन हो सके, उन्हें मारा जा सके। फिर नेक्स्ट है हमारी टी लिम्फोसाइट्स, जो हमारी टी सेल्स हैं, इनको हेल्पर टी सेल्स कहा जाता है। ये इम्यून रिस्पॉन्स में कोऑर्डिनेट करती हैं, कैसे, केमिकल मैसेंजर जैसे कि साइटोकाइंस रिलीज़ करती हैं, जो कि एक्टिवेट करता है दूसरी सेल्स को। सो जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होती हैं जैसे कि किलर टी सेल्स, ये डायरेक्टली डिस्ट्रॉय करती हैं वायरस इन्फेक्टेड या फिर कैंसरस सेल्स को। ठीक है, तो ये दो टाइप की टी सेल्स हो गए। हेल्पर टी सेल्स कोऑर्डिनेट करेंगे इम्यून रिस्पॉन्स के साथ में और रिलीज़ करेंगे केमिकल मैसेंजर जो कि एक्टिवेट करेगा दूसरे सेल्स को। फिर जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होती हैं जैसे कि किलर टी सेल्स, ये डायरेक्टली वायरस इन्फेक्टेड या फिर कैंसरस सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। फिर आती है हमारे पास नेचुरल किलर सेल्स। ये इनेट सिस्टम का पार्ट होता है, ये रिकग्नाइज करता है, किल करता है कोई भी एबनॉर्मल सेल को। जैसे कि कोई भी ट्यूमर सेल आ गया, वायरस इन्फेक्टेड सेल आ गया, तो उन्हें रिकग्नाइज करके मार डालेगी। ठीक है, अगर कोई प्रायर इन्वेजन नहीं हुआ हो तो भी। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स हैं जैसे कि एंटीबॉडीज़, हमने दूसरा नाम इनका इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। तो ये वो प्रोटीन्स होते हैं जो कि बी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। स्पेसिफिक एंटीजेंस पे जाकर ये बाइंड करते हैं एंटीबॉडीज़, उन्हें न्यूट्रलाइज करते हैं और उन्हें मार्क करते हैं ताकि उनका एलिमिनेशन हो सके। एंटीबॉडीज़ का काम इतना होता है। ठीक है, जो कि बी सेल्स का काम होता है, बी सेल्स कर रहे हैं। साइटोकाइंस हैं, स्मॉल प्रोटीन मैसेंजर्स होते हैं जो कि इम्यून सेल्स को अलाउ करते हैं कि वो कम्युनिकेट करें, कोऑर्डिनेट करें और अटैक करके इन्फ्लेमेशन रेगुलेट करें। ठीक है, ताकि जो भी टॉक्सिन है, जो भी इन्वेजन है, वो निकाला जा सके, एलिमिनेट किया जा सके। फिर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी पार्ट होता है इसका इम्यून सिस्टम का। ब्लड प्रोटीन का एक कैस्केड होता है जो कि कॉम्प्लीमेंट करता है इम्यून फंक्शन को बाय डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया डायरेक्टली
अट्रैक्टिंग इम्यून सेल्स एंड एनहांसिंग फैगोसाइटोसिस। तो ब्लड प्रोटीन्स का एक कैस्केड है जो कि इम्यून फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट करता है, उन्हीं की तरह रिजेंबल करता है, उन्हीं की तरह काम करता है। कैसे काम करता है? बैक्टीरिया को डायरेक्टली डिस्ट्रॉय करता है, इम्यून सेल्स को अट्रैक्ट करता है, फैगोसाइटोसिस को बढ़ाता है। तो कॉम्प्लीमेंट करना यानी कि मिमिक करना एक तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट में ये मैंशनड है एंड लॉन्ग में हम लॉन्ग वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फ़िलहाल के लिए आंसर इसके लिए ये था शॉर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हमारा शॉक की क्लासिफिकेशन और उनकी पैथोफिजियोलॉजी और ऑप्थेल्मोलॉजी में स्पेसिफिकली जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के वेरियस रूट्स हैं उन्हें डिस्कस करना है। एंड लास्ट क्वेश्चन वायरस एंड बैक्टीरिया में डिफ्रेंसीशन, जो हमारा पॉइंट ऑफ लीस्ट इंटरेस्ट है ये वायरस एंड बैक्टीरिया। ठीक है, तो सबसे पहला शॉक देख लेते हैं। 5 मेन टाइप्स में डिवाइडेड होता है: हाइपोवोलेमिक, कार्डियोजेनिक, ऑब्स्ट्रक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। इंक्लूड करता है सेप्टिक, एनाफिलेक्टिक, न्यूरोजेनिक एंड डिसोशिएटिव। ये हम आगे जब पढ़ेंगे ना तो उसमें क्लियर हो जाएगा। ये एक वन लाइनर था। तो शॉक क्या है? कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जो कि किस वजह से हो रही है, या तो टिश्यू में इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, टिश्यू की डिमांड्स पूरी नहीं हो रही हैं प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, उसकी वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन डिलीवरी नहीं हो पा रही है, उसकी वजह से जो भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है उसे हम शॉक कहते हैं। सो जो पैथोफिजियोलॉजी है जनरली इन्वॉल्व करती है फेलियर इन वन और मोर components of the circulatory system leading to cellular hypoxia and organ dysfunction। थोड़ा टफ डेफिनेशन हो गया बट आंसर के लिए इतना काफ़ी है। शॉक की क्लासिफिकेशन: हाइपोवोलेमिक होता है, ब्लड सर्कुलेटरी वॉल्यूम जो है हमारा, जो भी ब्लड वॉल्यूम हमारा सर्कुलेट कर रहा है उसमें अगर रिडक्शन आ गया तो उसकी वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक होता है, यानी कि ब्लड वॉल्यूम में रिडक्शन। तो एग्जाम्पल क्या है? हेमरेज होगा, डिहाइड्रेशन होगा, सीवियर डिहाइड्रेशन। फिर कार्डियोजेनिक शॉक, हार्ट इनेबल है इफ़ेक्टिवली पंप करने के लिए, हमारा जो दिल है वो इफ़ेक्टिवली पंप नहीं कर पा रहा है, उसकी वजह से जो रिज़ल्ट होगा उसे हम कार्डियोजेनिक शॉक कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? हार्ट फेलियर और मायोकार्डियल इन्फेक्शन। फिर ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, ये ब्लड फ्लो में कोई फिज़िकल ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, कोई क्लॉग वगैरह आ गया, उसकी वजह से जो शॉक होगा उसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक कहते हैं, जैसे कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म और कार्डियक टैम्पोनेट। ठीक है, अगेन डिटेल में जानना है तो लॉन्ग वीडियोस में हम इसे देख लेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल बस आंसर कवर कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, जो हमारी कैपिलरीज हैं उनकी परमीबिलिटी बढ़ गई और जो हमारी वेसल्स हैं वो ज़्यादा डायलेट हो गई हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम होने के बावजूद भी जो हमारा फ्लूइड का वॉल्यूम है वो थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि परमीबिलिटी बढ़ गई तो इजीली पास हो जा रहा है, तो उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के टाइप्स, जैसे कि सेप्टिक, एनाफिलेक्टिक एंड न्यूरोजेनिक। सेप्टिक शॉक में क्या है? सीवियर इन्फेक्शन हो जा रहा है, अब कैपिलरी जो है परमीएबल हो गई हैं तो इन्वेजन हो गया किसी इन्फेक्शन का, उसकी वजह से जो शॉक हो रहा है वो सेप्टिक शॉक है। और सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स भी सेप्टिक शॉक का पार्ट हो जा रहा है, कि सिस्टम में कोई चीज़ ऐसा हमारा इंटर करके जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देना पड़ा, तो वो भी सेप्टिक शॉक है। एनाफिलेक्टिक शॉक जो है एलर्जिक रिएक्शंस या फिर हिस्टामिन रिलीज़ की वजह से जो ट्रिगर हो रहा है वो हमारा एनाफिलेक्टिक शॉक होता है। न्यूरोजेनिक शॉक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई डैमेज आ गया उसकी वजह से जो शॉक रिज़ल्ट किया उसे हम न्यूरोजेनिक शॉक कहते हैं। उसके बाद है हमारा डिसोशिएटिव शॉक, रेयर फॉर्म जहाँ पर ऑक्सीजन डिलीवरी नॉर्मल है बट सेल्स उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रही हैं एफिशिएंटली, वहाँ पर जो होगा उसे हम डिसोशिएटिव शॉक कहते हैं। ये हमें ऑक्सीजन प्रॉपर मिल पा रहा है, हमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मिल रहे हैं बट हम उसे यूज़ नहीं कर पा रहे, कंज्यूम नहीं कर पा रहे प्रॉपरली, वहाँ पर डिसोशिएटिव शॉक होता है। जैसे कि साइनाइड पॉइजनिंग हो गई, साइनाइड इज़ अ पॉइजन राइट, तो साइनाइड पॉइजनिंग और कार्बन मोनोऑक्साइड
पॉइजनिंग कि ऑक्सीजन की डिमांड तो पूरी हो रही है बट हम उसे कंज्यूम नहीं कर पा रहे क्योंकि वो उस फॉर्म में नहीं मिल पा रहा है हमें। फिर पैथोफिजियोलॉजी की बात अगर हम बात करेंगे तो ये चेन ऑफ इवेंट्स होती हैं। तो इनिशियल स्टेज इसकी ये है कि जो हमारा कार्डियक आउटपुट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा और ऑक्सीजन डिलीवरी में लीड करेगी सेलुलर हाइपोक्सिया में। हमारी ऑक्सीजन डिलीवरी कम हो जाएगी तो टिश्यू परफ्यूजन होगा, मतलब इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर नहीं हो पा रही है। और तो जो हमारे सेल्स हैं वो स्विच कर जाएंगे एनारोबिक मेटाबॉलिज्म में, जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस करेंगे लैक्टिक एसिड। फिर आ जाएगा हमारा कंपेंसेटरी स्टेज। कंपेंसेटरी स्टेज में बॉडी कोशिश करेगा वाइटल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन डिलीवर कराने के। कैसे? न्यूरल, हार्मोनल और केमिकल मैकेनिज्म के थ्रू, जैसे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। इसके थ्रू जो है हमारा वाइटल ऑर्गन्स में परफ्यूजन नॉर्मल करने के, मेंटेन करने की कोशिश करेगा। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा नॉन वाइटल एरियाज़ में और हार्ट रेट को इंक्रीज़ करेगा ताकि कंपनसेट कर जाए बॉडी, ठीक है, और नॉर्मल हो जाए। फिर आएगा प्रोग्रेसिव स्टेज। जब कंपनसेटरी स्टेज में फेल हो जाएगा, जब हमारी बॉडी कंपनसेट नहीं कर पाएगी, चीज़ों को नहीं रेगुलेट कर पाएगी, तब ये स्टेज आती है। तो जो हाइपो परफ्यूजन है, मतलब ऑक्सीजन डिमांड हमारी पूरी नहीं हो पा रही है, वो कंटिन्यूस रहा अगर, तो उसकी वजह से सेलुलर इंजरी हो जाएगी क्योंकि हमारी सेल्स को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिला। उसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज़ होंगे और सोडियम पोटेशियम पंप फेल कर जाएगा, जिसकी वजह से सेलुलर स्वेलिंग या फिर सेलुलर डेथ भी हो सकती है। लास्ट है रिफ्रैक्टरी स्टेज या फिर इरिवर्सिबल स्टेज। यहाँ पे क्या होगा कि जो ऑर्गन्स हमारी वो डैमेज हो जाएंगे, ऑर्गन फेलियर्स अगर होगा और मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से और डेथ भी हो सकती है। तो ये था रिफ्रैक्टरी स्टेज, ठीक है। ये शॉक वाला पार्ट थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है एंड थोड़ा सा नॉन क्लियर भी है, बट आंसर के लिए फ़िलहाल इतना ही, और शॉक के लिए एक अलग से वीडियो उसमें से डिटेल में हम पूरा डिस्कस कर लेंगे ईजी लैंग्वेज में, ताकि पूरा समझ में आ जाए, ठीक है। वीडियो थोड़ी लॉन्ग जा रही है इसलिए लॉन्ग डिस्कशन थोड़ा सा मैं अवॉइड कर रही हूँ। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था ऑप्थेल्मोलॉजी में वेरियस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशंस। तो कैटेगराइज्ड है किसमें? टॉपिकल में, लोकल में, ऑक्यूलर जो इंजेक्टेबल्स हैं, कुछ सिस्टमिक मेथड्स हैं, ठीक है। डिफरेंस सेगमेंट्स ऑफ आई को ट्रीट करने के लिए अलग अलग टाइप्स होते हैं। पहला टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन है, मोस्ट कॉमन है, नॉन इन्वेजिव है, प्राइमरीली आई के इंटीरियर सेगमेंट के लिए यूज़ होता है, जैसे कि कॉर्निया हो गया, कंजंक्टिवा हो गया, आइरिस, सीलियरी बॉडी, इनके ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। नॉन इन्वेजिव होता है, किस किस फॉर्म्स में है? आई ड्रॉप्स के फॉर्म में होता है, सस्पेंशंस में, ऑइंटमेंट्स, जेल्स वगैरह के फॉर्म में होता है, एंड स्पेशलाइज इंसर्ट्स जैसे कि कॉन्टैक्ट लेंसेज, इनके फॉर्म में होता है। टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन बेनिफिट क्या है इनका कि सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट होता है, मैंने खुद यूज़ कर सकते हैं, और ये सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज़ करता है। जब वो इन्वेड नहीं कर रहे हैं तो उतने साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे, तो साइड इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज़ करता है। बट चैलेंजेस क्या हैं इसके? बायो अवेलेबिलिटी लो है, जितना हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो पूरा का पूरा कंज्यूम नहीं होगा। लेस देन 5% ऑफ द डोज टिपिकली पेनिट्रेट्स द आई, जितना हम डाल रहे हैं आँखों में दवा, उसमें से 5% से भी कम जो है आँखों में पेनिट्रेट करता है। क्यों? टीयर फिल्म वॉश आउट कर देती है दवा को, हम ब्लिंक करते हैं, कॉर्निया एक बैरियर प्रोवाइड करता है, उसकी वजह से इसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत लो होती है। कितनी लो है? लेस देन 5%, ठीक है। फिर आता है हमारे पास लोकल ऑक्यूलर इंजेक्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम इंजेक्ट करेंगे आँखों में। ये इन्वेजिव मेथड होता है और ये ज़्यादा टारगेटेड है, स्पेसिफिक एरियाज़ में ड्रग कंसंट्रेशंस क्योंकि हमें ज़्यादा चाहिए होती है, तो ये ज़्यादा टारगेटेड होता है। पर्टिकुलरली पोस्टीरियर सेगमेंट में, जैसे कि रेटिना हो गया, कोरॉइड हो गया, या फिर हमारी विट्रस बॉडी होगी उसमें। तो इंजेक्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन इन तीनों के लिए क्या? रेटिना, कोरॉइड और विट्रस के लिए। पहला देखेंगे हम सबकंजक्टाइवल इंजेक्शन। ये एडमिनिस्टर करता है ड्रग को इनटू द स्पेस अंडर द कंजंक्टाइवा।
कंजंक्टिवा के नीचे हम ड्रग को इंजेक्ट करेंगे। किस कंडीशन के लिए यूज़ हो रहा है? सीवियर यूआइटिस में, इन्फेक्शंस में यूज़ हो रहा है। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सेगमेंट्स में अगर हमें हायर कंसंट्रेशन ऑफ डोज देना है तो टॉपिकल मेथड से ज़्यादा इसमें हम डिलीवर कर पाएंगे, तो सब कंजंक्टिवल इंजेक्शन हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर हमें हायर कंसंट्रेशन प्रोवाइड करनी है और इम्पॉर्टेंट है। फिर है सबटीनियस इंजेक्शन। ये इन्वॉल्व करता है मेडिसिन को इंजेक्ट करना बिलो द टीनियस कैप्सूल। टीनियस कैप्सूल क्या है? टीनियल कैप्सूल से आई बॉल के अराउंड जो सबसे पहले लेयर होती है ना, उससे टीनियस कैप्सूल कहते हैं। तो उसके नीचे हम इंजेक्ट करेंगे मेडिकेशन को, तो वो सबटीनियस इंजेक्शन है। ये रूट इफेक्टिव होता है पोस्टीरियर सेगमेंट के कंडीशंस के लिए, जैसे कि मैक्युलर एडिमा हो गया, यूवियाइटिस हो गई। और इंट्राविट्रियल इंजेक्शंस के कंपैरिजन में कुछ ही कम कॉम्प्लिकेशंस हैं इसकी। ठीक है, फिर है इंट्राविट्रियल इंजेक्शंस को डायरेक्टली इंजेक्ट करना इनटू द विट्रियस ह्यूमर। विट्रियस बॉडी जो हमारी जेल लाइक सब्सटेंस है आंखों के बैक साइड ऑफ पोर्शन में। ये प्राइमरी मेथड होता है रेटिनल डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, जैसे कि एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन जो हो गया हमारा, डायबिटिक मैक्युलर एडीमा हो गया इसमें। एंड ये बाईपास करता है ब्लड रेटिनल बैरियर को। फिर है इंट्रा कैमरल इंजेक्शन। ये ड्रग को डायरेक्टली हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं इनटू द एंटीरियर चैम्बर ऑफ आई। कॉमनली यूज़ हो रहा है ड्यूरिंग कैटरेक्ट सर्जरी, ताकि एंडोप्थेल्माइटिस ना हो सके। फिर है रेट्रोबल्बर इंजेक्शन। आईबॉल के पीछे जो स्पेस है उसमें हम अगर इंजेक्ट कर रहे हैं तो रेट्रोबल्बर इंजेक्शन है। ये बेसिकली रीजनल एनेस्थीसिया में प्राइमरीली यूज़ हो रहा है। फिर है सिस्टमिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये इन्वॉल्व करता है ओरल मेडिकेशन, जैसे कि हम टैबलेट्स कह सकते हैं, या फिर इंट्रावीनस इंजेक्शन, जो कि वाइड स्प्रेड ऑक्यूलर इन्फेक्शंस में यूज़ हो रहा है, जैसे कि ऑर्बिटल सेलुलाइटिस हो गया, सीवियर पोस्टीरियर यूवियाइटिस हो गया। उस कंडीशन में ये यूज़ हो रहा है जहाँ पर लोकल मेथड्स इनसफिशिएंट होंगे। चैलेंज इसका ये है, मतलब प्रॉब्लम इसमें ये आ रही है कि जो ब्लड ऑक्यूलर बैरियर है ये लिमिट कर देता है ड्रग के पेनिट्रेशन को इनटू द आई, जिसकी वजह से हमें हाई डोज देना पड़ता है ताकि जो सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट्स हैं दूसरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में वो कंपनसेट कर जाएं। नेक्स्ट है हमारा बैक्टीरिया एंड वायरस के बीच का डिफरेंस। ये इजी है यार, ये रीड करने वाली चीज़ें तुम इसे पढ़ लेना। ये हमारे वैसे भी सिलेबस के आउट में है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, नाउ यू हैव रीच्ड द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड द एंड ऑफ द वीडियो। ठीक है, तो आई नो इसमें बहुत ज़्यादा फटाफट चीज़ें हो गई और बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं था। यस, क्योंकि ये पेपर का सल्यूशन था। एंड डोंट वरी, आगे आने वाली वीडियोस में सारे टॉपिक्स इजी लैंग्वेज में फुल डिटेल में एक्सप्लेन हो जाएंगे। और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का थर्ड पार्ट, जिसमें हम सिस्टम को देखने वाले थे शॉर्ट में, वो वीडियो भी कुछ दिन में आ जाएगी। उसके बाद फिर हम सारे सिस्टम्स को धीरे धीरे करके कवर करते जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। टेक केयर। चीज़ों को ध्यान से देख लेना, पढ़ लेना। पीडीएफ चाहिए होगी तो कमेंट कर देना, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा सॉल्व पेपर के साथ में। ठीक है, टेक केयर, पढ़ते रहो। चलो बाय।